Hello student, you are watching Mohan Pharmacy and today we will discuss about respiratory system। सब आज हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और किस प्रकार से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन करता है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस विद द इन्वायरमेंट। रेस्पिरेशन कहने का मतलब वो होता है जो कि हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसमें से, इन्वायरमेंट से। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे जो रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ब्रीथिंग इन मतलब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, और ब्रीथिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ब्रीथिंग आउट मतलब सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट के साथ, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं जो कि कहलाता है, मतलब ब्रीथिंग इन कहलाता है। ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं, जिसको हम लोग ब्रीथिंग आउट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी रेट का मतलब ये होता है कि हम लोग 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 से 16 बार मतलब 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट अगर हम लोग करते हैं, 12 से 16 बार अगर हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं 1 मिनट में, तो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन कहलाएगा या नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला टाइप क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। मतलब हमारा जो गैस का एक्सचेंज है वो किसके किसके बीच में होता है, लंग्स के और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है। जाहिर सी बात है, हम लोग जो सांस लेते हैं वो लंग्स के एल्वेओलाई से क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन जाती है वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड किस में ट्रांसफर हो जाती है, लंग्स में ट्रांसफर हो जाती है। तो वही वो जो प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो हम लोग मान लीजिए ऑक्सीजन ली गई, वो ऑक्सीजन गई हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचती है, बॉडी टिश्यूज में वो ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा दे दी जाती है, और वहां से जो वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ले लिया जाता है। तो वो जो प्रोसेस कहलाती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, मतलब ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कौन कौन सी होती है। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन 2 टाइप की प्रोसेस होती हैं। इंस्पायरेशन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को अपने आप मतलब अंदर की ओर खींचते हैं, मतलब ऑक्सीजन को खींचने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, इंस्पायरेशन कहलाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इंटर ऑफ एयर टू द लंग्स फ्रॉम द एटमोस्फियर। मतलब एटमोस्फियर से हम जब लंग्स की ओर, मतलब लंग्स में जब ऑक्सीजन इंटर करती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इंस्पायरेशन। मतलब जब हम खींचते हैं ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है तो वो इंस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है, और ये एक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब इसमें थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जाहिर सी बात है, खींचेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्सपायरेशन। जब हम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती है, जब हम लोग कहने का मतलब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सपायरेशन कहलाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, लीव ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स टू द एटमोस्फियर। मतलब हम जब एयर को छोड़ते हैं लंग्स से एटमोस्फियर में तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सपायरेशन कहलाती है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मतलब इस प्रोसेस को पैसिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑल सेल रिक्वायर्ड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन।
बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब लगातार ऑक्सीजन की उनको सप्लाई होनी चाहिए, लगातार उनके पास ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। एंड मस्ट कंटिन्यू इल्यूमिनेट ए मेटाबॉलिक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और मस्ट मतलब जरूरी है कि कंटिन्यूअस इल्यूमिनेट किया जाए, मतलब लगातार बाहर निकाला जाए ए मेटाबॉलिक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये भी जरूरी है कि लगातार हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते रहें। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या कह सकते हो भाग लेते हैं। तो जिसमें पहला है नोज या नोस्ट्रिल, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसके आगे फेरिंग्स, ये वाला पार्ट फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है इपीग्लूटिस, इपीग्लूटिस ये है, लेरिंग्स ये है, और ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसमें या विंड पाइप, उसको विंड पाइप बोलते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो ट्रैकिया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ब्रोंकी या ब्रोंकियोलस है, ये ब्रोंची है और इससे जो इंटरकनेक्टेड है वो ब्रोंकियोलस है। और ये जो गोल गोल मतलब गोला गोला सा रेड कलर का है, ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स कहलाता है। यहीं पे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन है जाकर के रुकती है और ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड से यहाँ पे स्टोर करके बाहर मतलब स्टोर कर लिया जाता है और फिर मतलब एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, कवरिंग ऑफ लंग्स, ये जो कवरिंग है लंग्स की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा नाम से जानते हैं, जो कि कवरिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो पार्ट्स हैं वो किस प्रकार से मतलब हमारा जो पार्ट्स है वो किस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये जो नोज होता है, तो नोज का क्या वर्क होता है कि ये केवल ऑक्सीजन है जो हम लोग इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन खींचते हैं, उसको क्या करता है अपने अंदर, मतलब पहला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसी के द्वारा हमारी ऑक्सीजन इंटर करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, जो नोज होती है। ठीक है, नोज के बाद जब हम लोग जिसको नोस्ट्रिल भी बोलते हैं, तो इसके बाद जो आगे का पार्ट होता है, जो खाली पार्ट होता है, उसको हम लोग नेजल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये यहाँ से ऑक्सीजन हमारी जो जाती है, O2 हम लोग लेते हैं, तो O2 जब इसके अंदर जाती है तो ये नेजल कैविटी से होते हुए हमारे फेरिंग्स में पहुंचती है। कहाँ पे पहुंचती है, फेरिंग्स में पहुंचती है। ठीक है, और फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओराफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो जो 3 पार्ट होते हैं, जो जैसे नेजोफेरिंग्स है तो नेजल कैविटी से जाकर के जुड़ा हुआ होता है या नेजल कैविटी के आसपास पाया जाता है। ठीक है, ओराफेरिंग्स वो ओरल कैविटी से जुड़ा होता है और लेरिंजोफेरिंग्स लेरिंजल कैविटी से जुड़ा होता है। ठीक है, या कह सकते हो इंटरकनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो अब हमारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ गई, फेरिंग्स के पास आ गई। फेरिंग्स के बाद हमारा जो ये पाइप है, ये यहाँ से इपीग्लूटिस पाया जाता है। फेरिंग्स के आगे क्या पाया जाता है, इपीग्लूटिस पाया जाता है। इपीग्लूटिस के बाद हमारे 2 पाइप्स पाए जाते हैं। पहला पाइप है जो कि हमारे ट्रैकिया है, और ट्रैकिया का काम क्या होता है, जो हमने ऑक्सीजन ली उसको ट्रैकिया के थ्रू कहाँ पे पहुंचाना, लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है, और एक दूसरा पाइप होता है जिसे हम लोग ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस का काम ये होता है कि वो हम जो खाना खाते हैं उसको स्टमक तक ले जाना। ठीक है, तो स्टमक तक क्या ले जाता है, ईसोफेगस ले जाता है, ये वाला ईसोफेगस ये। ठीक है, और ये जो ट्रैकिया है, ये गोला गोला सा बचा हुआ है, इसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ये हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन को क्या करती है, ले जाती है। ठीक है, इपीग्लूटिस के जो बाद का पोर्शन होता है उसको हम लोग लेरिंग्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेरिंग्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, या कह सकते हो कि ये वॉइस का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है ये पोर्शन, कौन सा, लेरिंग्स वाला। ठीक है, अब लेरिंग्स के जो आगे का पोर्शन होता है उसको हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। ये जो गोला गोला है ये ट्रैकिया कहलाता है। ठीक है, अब हमने जो ऑक्सीजन ली वो नोज से होते हुए नेजल कैविटी के बाद फेरिंग से होते हुए इपीग्लूटिस को क्रॉस करते हुए, अब इपीग्लूटिस का काम ये होता है कि एक टाइम में एक ही पाइप को ओपन रखेगा। जैसे हम खाना खाए तो खाना जब हमारा खाना जाएगा अंदर तो उतनी समय ये क्या करेगा, ट्रैकिया को बंद कर लेगा।
ठीक है। और जब हम खाना निगल लेंगे तो फिर क्या कर देगा, ईसोफेगस को बंद कर देगा, ट्रैकिया को ओपन कर लेगा। मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो उतनी समय ट्रैकिया वाला पोर्शन खुल जाएगा, और जब खाना खा रहे हैं तो उतनी समय हमारा खाने वाला पोर्शन जो कि ईसोफेगस है वो खुल जाएगा। अगर एक ही टाइम पे दो खुल जाएंगे तो क्या होगा, जैसे खाते खाते कभी पानी पीते पीते धोखे से क्या हो जाता है, एपिग्लूटिस या बात मतलब कुछ भी होता है ऐसा कि लंग्स की तरफ हमारे खाने का पोर्शन थोड़ा सा भी या थोड़ा सा पानी का पोर्शन क्या होता है लंग्स की तरफ आ जाता है, तभी हमारे खांसी आने लगती है। और वो खांसी तब तक आती है जब तक एक एक पोर्शन या एक एक कण हमारे लंग्स से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। जाहिर सी बात है अगर वो कण हमारे लंग्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे सड़न दौड़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे लंग्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करती है, एपिग्लूटिस क्या करती है, हमारा जो जब हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो उतनी समय ये क्या कर देती है, हमारे जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ट्रैकिया को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ये वाले पोर्शन को ब्लॉक कर देती है। ये खाने वाला, ये माउथ है ना, MOUTH, माउथ वाला पोर्शन आराम से जाएगा और ये खाने वाले पाइप के थ्रू क्या स्टमक में पहुंच जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग खाना खा रहे हैं है ना, तो उतनी समय ये खुल जाता है। और जब हम लोग खाना बंद कर दिए, सांस ले रहे हैं, तो ये भी स्टमक वाला पोर्शन क्या हो जाता है, माउथ वाला बंद हो जाता है। ये इसको स्टमक वाला ये कह सकते हो, ईसोफेगस वाला, ईसोफेगस कहाँ है, ये वाले पोर्शन को क्या कर देती है, इसको ब्लॉक कर देती है। और जो ट्रैकिया वाला पोर्शन होता है उसको क्या कर देती है, ओपन कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग आसानी से सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ट्रैकिया के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारी ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पे पहुंची, लंग्स के ब्रोंची पोजीशन पे। ये यहाँ तक ट्रैकिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, ब्रोंकस कहलाता है। ये लेफ्ट ब्रोंकस, भाई लेफ्ट साइड में जो गया है वो लेफ्ट ब्रोंकस कहलाएगा, राइट साइड में जो गया है उसको राइट ब्रोंकस कहलाएगा। तो ठीक है, तो ट्रैकिया के बाद यहाँ तक के पोर्शन को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस राइट ब्रोंकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हाँ, ब्रोंकस के बाद फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से जो डिवाइड हुए हैं ये एयर जो ऑक्सीजन को ले जाने वाली जो नलियां हैं उनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के पार्ट को ब्रोंची बोल रहे थे, और इसके आगे के जो पतली पतली हो जाएंगी, जो हमारे एल्वियोलाई तक जो ऑक्सीजन लेके आएंगी, उनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस बोलेंगे। ठीक है, ब्रोंकियोलस। ठीक है, तो अब ब्रोंकियोलस के बाद जो लास्ट में ये जो गोला गोला बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स बोलते हैं। ये कुछ इस स्ट्रक्चर की होती है, इस तरह से बने हुए होते हैं, जहां पे एल्वियोलाई सेल्स प्रेजेंट होती है, या इसको एल्वियोलर सैक भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम जैसे ही ऑक्सीजन हमारी यहाँ से लेकर के आए, यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अब स्टोर हो जाएगी ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगी, O2 लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब O2 लेवल इंक्रीज हुआ, अब यहाँ पे काफी सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हमारा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट से, जो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं तो उस ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाया, तो आप लोग उस वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, जिसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब CO2 वाला ब्लड क्या हुआ, जैसे ये वाला ब्लड है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा है CO2 वाला ब्लड। अब यहाँ पे एल्वियोलाई के पास पहुंचा पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में पहुंचा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाई मात्रा में CO2 प्रेजेंट है। तो ये CO2 को क्या करेगा, यही एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, क्योंकि अब एल्वियोलाई में CO2 की मात्रा बहुत कम है, या कह सकते हो नहीं है ना, बहुत कम है। तो ज्यादा से कम की ओर, भाई जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है,
डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगी। तो जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आया उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, और हमारे जो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स है उसमें CO2 की मात्रा बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से कम की ओर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आया, ब्लड से CO2 को इसको एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा या दे दिया जाएगा। अब जब ये CO2 ले लेगा तो जब हम लोग एक्सपायरेशन करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, तो ये CO2 क्या करेगी, हमारी CO2 बाहर निकल जाएगी हमारे एक्सपायरेशन के दौरान, सांस छोड़ने के दौरान, और जिसकी वजह से हमारे एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। अब क्या हुआ, हम जो ऑक्सीजन लेके आए उसका क्या हुआ, अब इसमें क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो CO2 वाला आया उसने CO2 दे दिया। अब इस ब्लड में, इसी ब्लड में क्या होगा, अब हमने सांस लेकर के यहाँ पे जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एल्वियोलाई में ज्यादा हो गई, भाई सांस लेंगे ऑक्सीजन जाएगी, तो यहाँ पे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे ऑक्सीजन स्टोर हो जाएगी। अब वो स्टोर फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हमारे, क्योंकि ब्लड में O2 की मात्रा बहुत कम है या नहीं है ना, तो क्या हो गया, अब इसमें ज्यादा है तो वही डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में क्योंकि ज्यादा है, ब्लड में नहीं है, तो ब्लड में फिर से ये O2 को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये जो ब्लड है, ठीक है, तो O2 अब ब्लड में क्या हो गई, O2 को ब्लड के साथ भेज दिया गया, या कह सकते हो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया ब्लड में। तो अब वो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे पहुंचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचेगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर ये क्या करेगा, एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वहां पे हमारे जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को अपने मतलब लेंगे, और वहीं पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स का जो हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, है ना, ये सब चीजों को आप ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी मिलेगी वो हमारी बॉडी के सभी टिश्यूज यूज करेंगे। तो ऑक्सीजन का यही तो काम होता है कि हमारा जो बॉडी में न्यूट्रिएंट है उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकलेगी, उसी को बॉडी यूज करती है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही ऑक्सीजन को ब्लड में भेजा जाता है, एल्वियोलाई से ब्लड में भेज दिया जाता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है उसको ब्लड से एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो CO2 को दे देता है, और जो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है देने के बाद उसमें फिर एल्वियोलाई ऑफ लंग्स से ब्लड में फिर से ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये कहां पे होता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, यहाँ पे एयर सैक्स पाए जाते हैं, है ना। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहला है गैसियस एक्सचेंज। जैसे कि मैंने बताया कि गैसियस एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, तो ये पहला जो अपना गैसियस एक्सचेंज है ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद दूसरा है ह्यूमिडिफिकेशन एंड एयर वार्मिंग। तो ह्यूमिडिफिकेशन मतलब जब इन्वायरमेंट से हम जब भी ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हो सकता है कि कभी कभी वार्म हो या बहुत ठंडी हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का या नेजल कैविटी या फेरिंग्स का, कि वो जा करके वहां पे कोई भी ऑक्सीजन है या कोई भी गैस है जिसको हम लोग लिया है उसको क्या करे, ह्यूमिडिफाई करे। ह्यूमिडिफाई मतलब मॉइस्चर, उसमें कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट को उस एयर के साथ मिक्स करे और उसको वार्म करे, उस एयर को क्या करे, वार्म करे। वार्म किस प्रकार से होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें पतली पतली बहुत सारी आर्टरीज है जिसमें ब्लड लगातार बह रहा है। अब जाहिर सी बात है ब्लड बहेगा तो थोड़ा सा हीट जनरेट होगी उस जगह पे,
जाहिर से क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीट किस प्रकार से होती है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है। अब ब्लड के फ्लो होने की वजह से हीट जनरेट होती है। जब आदमी की सांसें बंद हो जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तभी तो बॉडी ठंडी होने लगती है। तो हीट प्रोडक्शन का यही सबसे मेजर हीट प्रोडक्शन होने का यही कारण है कि हमारे पूरे बॉडी में क्या है, आर्टरीज पाई जाती हैं या वेन्स पाई जाती हैं, उसमें लगातार हमारा ब्लड फ्लो होता रहता है। और ब्लड जब फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है हीट जनरेट होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्मेल अंडरस्टैंडिंग। स्मेल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि हमारे नर्व्स पाई जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही कुछ नर्व्स पाई जाती हैं जो कि स्मेल अंडरस्टैंड में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन में सबसे बड़ा पार्ट या कह सकते हो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लैरिंक्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत से हेयर भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं या ह्यूमिडिफिकेशन जो ये प्रोसेसेस होती हैं, ये क्या करती हैं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसको लंग्स तक पहुंचने से रोकती हैं। ठीक है, अगर डस्ट पहुंच भी गई तो कुछ ये प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कफिंग रिफ्लेक्स है ना, ये स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, ये सब प्रोसेस ये होती हैं कि उस डस्ट पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। इस कारण ये कुछ रिफ्लेक्सेस उत्पन्न होते हैं अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार का डस्ट पार्टिकल या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई किसी प्रकार का डस्ट पार्टिकल इंटर करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म टू द बॉडी। जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद है वाटर बैलेंस मेंटेनेंस। अब जैसे जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें वाटर हमारा कुछ ना कुछ लॉस होता है। जब हम बाद में एक्सपायरेशन करते हैं तो उसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारा वाटर लॉस होता है। तो ये हमारा जो बॉडी मतलब ये वाटर बैलेंस में भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट प्ले करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे कि मैं बताया कि बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एसिड बैलेंस रेगुलेशन, और एसिड बैलेंस का भी रेगुलेशन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तब भी आप लोग बताइए, और अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।